हम सबके अंदर कितने ही आइडियाज उबलते रहते हैं ना। रोज सोचते हैं आज कुछ नया करेंगे, कल से पक्का ये शुरू कर देंगे, लेकिन कितनी बार वो कल आता ही नहीं। वो शानदार प्लान, वो कुछ कर गुजरने की इच्छा अक्सर बस ख्यालों में ही रह जाती है। ये जानना कि क्या करना है और असल में उसे करना, इसके बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है? क्यों हम सही मौके या पूरी तैयारी के इंतजार में अटके रह जाते हैं? ये बहुत आम है और इसकी जड़ें कई बार परफेक्शन के इंतजार या फिर लोग क्या कहेंगे वाले डर में होती हैं। हम पहला कदम उठाने से ही झिझकते हैं और वो पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है एक्चुअली। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी के बारे में है। कैसे ख्यालों की दुनिया से निकलकर असलियत में कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए। कैसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम हो। हम कुछ ऐसे तरीकों और सोच पर बात करेंगे जो शायद स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये चर्चा राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक के कुछ बुनियादी उसूलों से प्रेरित है। हाँ, और मकसद सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं है। हम उन ठोस आजमाए जा सकने वाले सिद्धांतों पर गौर करेंगे जिन्हें सुनकर फौरन अपनी जिंदगी में उतारा जा सके। ये प्रैक्टिकल विजडम है, मतलब एक्शन लेने के लिए। तो आज हम किन खास पहलुओं पर गौर करेंगे? हम देखेंगे कि सोचना बंद करके काम शुरू कैसे करें, अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बनाएं, लक्ष्यों के साथ साथ सफर पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, दूसरों से सीखने में क्या हर्ज नहीं, और आखिर में लोगों से जुड़ने का सही तरीका क्या है। तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट, हद से ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। कोई काम शुरू करने से पहले ही हम उसके इतने सारे अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में सोच लेते हैं कि शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं बचती। सही समय आएगा तब करूंगा, थोड़ी और तैयारी कर लूं फिर, ये ख्याल हमें जकड़े रहते हैं और नाकामयाबी का डर तो है ही। देखिए, इस सोच के जाल को काटने का एक बहुत ही कारगर तरीका है 30 सेकेंड रूल। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए दिमागी तौर पर एक शुरुआती ऊर्जा लगती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये रूल कहता है कि अगर आप खुद को सिर्फ 30 सेकेंड के लिए उस काम को करने पर मजबूर कर लें, तो वो शुरुआती रुकावट पार हो जाती है। वो पहला सबसे मुश्किल कदम उड़ जाता है। सिर्फ 30 सेकंड? सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? सोचिए, आपको कोई असाइनमेंट लिखना है, पर बिल्कुल मन नहीं। बस तय कीजिए कि अगले 30 सेकंड आप सिर्फ लिखेंगे, चाहे जो भी लिखें। या किसी जरूरी इंसान को ईमेल भेजना है, पर झिझक हो रही है। बस 30 सेकंड का टाइमर लगाकर लिखना शुरू कर दीजिए। रोज कसरत करनी है, पर आलस आ रहा है, बस 30 सेकंड प्लान कर लीजिए। ये 30 सेकंड की कार्रवाई उस शुरुआती हिचकिचाहट को तोड़ देती है। ये तो कमाल की बात है। एक्शन लेने से ही डर कम होता है और रास्ता साफ दिखने लगता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। जैसे अगर कोई नौजवान सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना चाहता है, पर परफेक्ट वीडियो के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पा रहा। तो उसे बस 30 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देना चाहिए। ये परफेक्शन की तलाश ही तो हमें रोकती है। हम अक्सर सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच में फंस जाते हैं। या तो बेहतरीन करेंगे या करेंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ा गड्ढा है जिससे बचना है। छोटे अधूरे कदम उठाना ठीक है, शुरुआत करना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेस परफेक्शन से बेहतर है। तो ऐसे में हम अपनी तरक्की कैसे नापें? अगर काम परफेक्ट नहीं है, तो कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं? तरक्की का पैमाना बदल दीजिए। ये मत देखिए कि काम कितना परफेक्ट हुआ, ये देखिए कि क्या आपने आज शुरू किया। क्या आपने 30 सेकंड रूल को आजमाया? हफ्ते में कितनी बार आपने सोच को एक्शन में बदला? यही असली प्रोग्रेस है, शुरुआत करने की आदत बनाना। और अगर हम ये कर पाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? आप उस सोच के दलदल से बाहर निकलते हैं जिसमें फंसे हुए थे। हर बार जब आप 30 सेकंड की बाधा पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको एक लय मिलती है, एक मोमेंटम बनता है जो आपको आगे धकेलता रहता है। ठीक है, मान लिया हमने 30 सेकंड रूल से एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक और चुनौती आती है। जब हम कुछ करते हैं तो अक्सर पता चलता है कि हम उसमें उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमने सोचा था। और तब अपनी कमी को मानना या ये कहना कि मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल लगता है। समाज भी तो हमें हमेशा कामयाब और परफेक्ट ही देखना चाहता है। सही कहा। और यही दूसरा अहम सिद्धांत काम आता है। ईमानदारी से यह स्वीकार करना कि आप कहाँ कमजोर हैं या कहाँ आपको अभी और सीखने की जरूरत है। ये सुनना शायद अच्छा ना लगे, पर यह मानना कि हाँ, इस मामले में मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूं, यह सुधार का पहला कदम है। जब तक हम अपनी कमी को पहचानेंगे और मानेंगे नहीं, तब तक ना तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, ना ही मदद मांगेंगे। तो एक बार हमने ये मान लिया कि हाँ, ये चीज़
में अभी सुधार की गुंजाइश है या ये मेरे बस की बात नहीं लग रही, तो फिर आगे क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास? जब आप ईमानदारी से अपनी स्थिति का जायजा ले लेते हैं तो मोटे तौर पर 3 रास्ते खुलते हैं। पहला, अगर वो स्किल या काम आपके लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है तो पूरी मेहनत से उसे सीखिए और बेहतर बनिए। जैसे राज शवानी ने महसूस किया कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमजोर है तो उन्होंने उस पर काम किया और उसे सुधारा। और अगर सीखना मुमकिन ना लगे या बहुत मुश्किल हो? तो दूसरा रास्ता है, मदद लीजिए या वो काम किसी और को सौंप दीजिए, मतलब डेलीगेट कर दीजिए। अगर स्किल जरूरी है पर आप उसमें महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे अगर आपको लगता है कि किताब लिखना जरूरी है पर आप अच्छे लेखक नहीं हैं तो होस्ट राइटर की मदद ली जा सकती है। जरूरी यह है कि काम हो जाए। और तीसरा रास्ता, कभी कभी लगता है कि शायद ये चीज मेरे लिए है ही नहीं। बिल्कुल, तीसरा रास्ता यही है, छोड़ देना, क्विट कर देना। अगर कोई चीज ना तो आपके लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है, ना आप उसमें बेहतर हो पा रहे हैं और ना ही उसमें आपकी दिलचस्पी बची है, तो उसे छोड़ देना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। ये जानना कि कब टिके रहना है और कब छोड़ देना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। बेकार में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उसे कहीं और लगाएं। इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं? मान लीजिए कोई युवा कोडिंग सीख रहा है। हाँ, मान लीजिए कोई युवा बड़े जोश में कोडिंग सीखना शुरू करता है, पर कई हफ्तों की कोशिश के बाद भी उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा और मजा भी नहीं आ रहा। पहला कदम है ईमानदारी से मानना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। फिर वो या तो किसी अच्छे टीचर या मेंटर से मदद ले सकता है, दूसरा रास्ता, या फिर कोडिंग को छोड़कर ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी और स्किल पर ध्यान दे सकता है जिसमें उसकी रुचि ज्यादा हो, तीसरा रास्ता। इस पूरी प्रक्रिया में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे आम गलती है अपने अहंकार, मतलब ईगो को बीच में आने देना, अपनी कमी छुपाना या फेल होने का डर से कोशिश ही न करना। दूसरी बड़ी गलती है संक कॉस्ट फैलेसी, जिसे कहते हैं, यानी किसी चीज में सिर्फ इसलिए लगे रहना क्योंकि आप उसमें काफी समय या पैसा लगा चुके हैं, भले ही अब वो काम नहीं कर रही हो। छोड़ने का फैसला लेना मुश्किल होता है पर कभी कभी जरूरी होता है। तो इस मामले में तरक्की कैसे नापी जाए? खुद से पूछें, क्या आप ईमानदारी से अपनी ताकतों और कमजोरियों का आकलन कर पा रहे हैं? क्या आपने जरूरत पड़ने पे मदद मांगी या सुधार के लिए कदम उठाए? और क्या आपने सोच समझकर ये फैसला लिया कि कब डटे रहना है और कब किसी चीज को अलविदा कहना है? ये आत्म जागरूकता ही आपकी प्रगति है। और जब हम अपनी कमियों को इस तरह स्वीकार कर लेते हैं तो हमें हासिल क्या होता है? आप अपने अहंकार के बोझ से मुक्त होते हैं, जिससे सीखने और बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश बनती है। आप अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं जिनमें आप वाकई अच्छे हैं या बन सकते हैं। ये बात तो हुई एक्शन लेने और अपनी कमियों को समझने की। अब आते हैं लक्ष्यों पर। हम सब बड़े सपने देखते हैं, कामयाब होना है, बहुत पैसा कमाना है, दुनिया घूमनी है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ मंजिल के ख्वाबों में खोए रहते हैं और उस रास्ते पर ध्यान नहीं देते जो हमें वहां तक ले जाएगा। वो रोज की छोटी छोटी आदतें, वो रोज का अनुशासन, उसे भूल जाते हैं। हाँ, ये मंजिल का नशा हमें रास्ते की अहमियत भुला देता है। लक्ष्य जरूरी हैं, वो हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन असल सफलता मंजिल पर लगातार नजर गड़ाए रखने से नहीं बल्कि रास्ते पर लगातार चलते रहने से मिलती है। रोज की आदतें और आपका प्रोसेस, यही वो इंजन है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सफलता दरअसल रोज की छोटी छोटी जीतों, लिटिल अकॉम्प्लिशमेंट्स का नतीजा होती है। मतलब बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते रहने के बजाय रोज के छोटे कामों पर फोकस करना। जैसे अगर फिट होना है तो रोज सुबह उठकर बस 20 मिनट वॉक पर चले जाना, भले ही जिम जाने का मन ना हो। बिल्कुल, यहीं पर अनुशासन और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का रोल आता है। मोटिवेशन या प्रेरणा तो आती जाती रहती है, जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन भी अपने प्रोसेस पर टिके रहना, यही अनुशासन है। सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चलने वाले अक्सर लंबा नहीं चल पाते। रोज बस 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखना बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे टिकाऊ तरीका है। इसका एक और उदाहरण सोचें, जैसे किसी को अपनी परीक्षा में टॉप करना है। वो सिर्फ टॉप करने के बारे में सोचता रहेगा तो शायद दबाव महसूस करे, लेकिन अगर वो रोज 2 घंटे पढ़ाई करने, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देने की आदत बना ले, यानी अपने प्रोसेस पर ध्यान दे, तो नतीजा अपने आप बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। फोकस करने पर होना चाहिए, सिर्फ पाले पर नहीं। लोग यहाँ क्या गलती करते हैं? क्यों हम अक्सर प्रोसेस पर टिके नहीं रह पाते? एक बड़ी गलती है प्रेरणा पर हद से ज्यादा निर्भर रहना। जब जोश ठंडा पड़ता है तो कोशिशें भी ठंडी पड़ जाती हैं। दूसरी गलती है तुरंत नतीजों की उम्मीद करना। जब हमें फटाफट रिजल्ट नहीं दिखते तो हम निराश होकर रास्ता ही छोड़ देते हैं। धैर्य प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है।
तो यहाँ प्रगति कैसे नापें? अगर नतीजा तुरंत नहीं दिख रहा तो? यहाँ प्रगति का पैमाना है, क्या आप अपने तय किए हुए प्रोसेस या आदत को निभा रहे हैं? क्या आप रोज वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं जो आपने तय किए थे, भले ही बड़ी मंजिल अभी दूर दिख रही हो? अगर जवाब हाँ है, तो आप प्रगति कर रहे हैं, भले ही वो नजर ना आ रही हो। तो प्रोसेस पर ध्यान देने का सबसे बड़ा इनाम क्या है? इससे निरंतरता आती है, रोज काम करने का दबाव कम होता है और छोटी छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बना रहता है, जिससे आखिरकार बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात पर आते हैं। अक्सर हम पर कुछ एकदम नया, एकदम हटकर यानी इनोवेटिव करने का दबाव होता है। हमें लगता है कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं होगा जो पहले किसी ने न सोचा हो, तब तक हम कुछ शुरू ही नहीं कर सकते। ये ओरिजिनलिटी का बोझ बहुत से लोगों को शुरू करने से ही रोक देता है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में शायद ही कोई चीज पूरी तरह से नई होती है। ज्यादातर सफल आइडियाज, बिजनेस या कलाकृतियां पहले से मौजूद चीजों से ही प्रेरणा लेती हैं, उनमें सुधार करती हैं या उन्हें नए तरीके से पेश करती हैं। दूसरों से सीखना या प्रेरणा लेना नकल करना नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ, जैसे राइड शेयरिंग का आइडिया नया नहीं था, पर ओला और उबर ने उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर पेश किया। या ई कॉमर्स का मॉडल पहले से था, पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने उसे भारतीय संदर्भ में ढाला, है ना? बिल्कुल सही। किसी भी फील्ड में जीरो से शुरू करना लगभग नामुमकिन है। जरूरी यह है कि आप किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान हासिल करें, स्पेसिफिक नॉलेज जिसे कहते हैं, यानी ऐसा ज्ञान जो आपकी अपनी रुचि, अनुभव और प्रैक्टिस से बनाओ। जब आप दूसरों से सीखते हैं या प्रेरणा लेते हैं, तो आप चाहकर भी हूबहू नकल नहीं कर सकते। उसमें आपका अपना नजरिया, आपका स्टाइल, आपकी समझ अपने आप जुड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया यूट्यूबर अपने पसंदीदा क्रिएटर के स्टाइल से प्रेरित होकर शुरुआत करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। शुरू में शायद अंदाज मिलता जुलता लगे, लेकिन जैसे जैसे वो कंटेंट बनाता जाएगा, रिसर्च करेगा, अपनी ऑडियंस को समझेगा, उसका अपना अनूठा अंदाज खुद ब खुद निखरता जाएगा। प्रेरणा लेना शुरुआती झिझक मिटाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कहाँ गलती हो सकती है? पहली और सबसे जरूरी बात है प्रेरणा लेने और सीधे चोरी यानी प्लेजरिज्म करने के बीच का महीन फर्क समझना। आइडिया लेना, कॉन्सेप्ट समझना ठीक है, पर किसी का काम सीधे उठा लेना गलत है। दूसरी गलती है किसी एक ही इंसान या सोर्स से इतनी ज्यादा प्रेरणा ले लेना कि आपकी अपनी आवाज ही दब जाए। हमेशा कई अलग अलग स्रोतों से सीखें और फिर अपना रास्ता बनाएं। तो इस मामले में प्रगति कैसे मापें? कैसे पता चलेगा कि हम सीख रहे हैं या सिर्फ नकल कर रहे हैं? देखें कि क्या आप सक्रिय रूप से दूसरों के काम का विश्लेषण कर रहे हैं, क्या आप उनसे सीखी बातों को अपने अंदाज में अपने प्रोजेक्ट्स में लागू कर पा रहे हैं, और क्या आप लगातार अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना विशिष्ट ज्ञान बढ़ा रहे हैं। यही सीखने और आगे बढ़ने के संकेत हैं। और दूसरों से सीखने या प्रेरणा लेने का ये नजरिया अपनाने से हमें फायदा क्या होता है? इससे शुरुआत करने का डर कम होता है। आपको हर चीज खुद ईजाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीखने की रफ्तार तेज होती है और आप पहले से स्थापित सफल मॉडलों पर कुछ नया और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चलिए बातें हैं आखिरी और बहुत अहम नुक्ते पर, नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ना। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को, खासकर युवाओं को, थोड़ी झिझक होती है। हमें लगता है कि हम किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति से क्या बात करेंगे, हमारे पास उन्हें देने के लिए क्या है, या फिर हम सीधे उनसे मदद कैसे मांग लें। कनेक्शन बनाने का सही तरीका क्या है? ये झिझक स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर नेटवर्किंग को गलत समझा जाता है। इसे सिर्फ मतलब निकालने का जरिया मान लिया जाता है, जबकि असली और मजबूत रिश्ते बनाने का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। पहले दो, फिर मांगो। गिव फर्स्ट, देन आस्क। किसी से भी जुड़ने से पहले ये सोचें कि आप उनके जीवन में, उनके काम में किसी भी तरह की वैल्यू या मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। वैल्यू जोड़ने का मतलब क्या है? ये कैसे किया जा सकता है, खासकर अगर हम अभी छात्र हैं या अपने करियर की शुरुआत में हैं? देखिए, वैल्यू कई तरह की हो सकती है। आप किसी के काम की सच्ची तारीफ कर सकते हैं, उनके कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, कोई उपयोगी जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके किसी छोटे मोटे काम में मदद की पेशकश कर सकते हैं, या बस पूरी ईमानदारी और ध्यान से उनकी बात सुन सकते हैं। राजचमारी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने बड़े लोगों से जुड़ने के लिए पहले उनकी मदद करने के तरीके ढूंढे, जैसे किसी इवेंट के प्रचार में मदद करना। ये देने की नियत ही विश्वास बनाती है। और किताब में भिखारी शक्ति, बेगिंग पावर का भी जिक्र है, उसे थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब नकारात्मक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं।
भिखारी शक्ति का यहाँ मतलब है विनम्रता से मदद मांगने, सीखने और मार्गदर्शन लेने की क्षमता। छात्रों और युवाओं के पास ये शक्ति होती है क्योंकि लोग उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। पहले वैल्यू देने की कोशिश करें, रिश्ता बनाएं और फिर जरूरत पड़ने पर विनम्रता से मदद या सलाह मांगे। सीधे जाकर कुछ मांग लेना अक्सर काम नहीं करता। इसका कोई उदाहरण दे। मान लीजिए किसी छात्र को किसी कंपनी के सीईओ से इंटर्नशिप चाहिए। हाँ, तो उसे सीधे जाकर इंटर्नशिप नहीं मांगनी चाहिए। पहले उस सीईओ के काम, उनकी कंपनी, उनके हालिया इंटरव्यू या पोस्ट पर रिसर्च करें। शायद उनके किसी लिंक्डइन पोस्ट पर कोई गहरा विचारशील कमेंट करे, या उनकी कंपनी से जुड़ा कोई छोटा सा रिसर्च करके उन्हें भेजें, या उनके किसी सोशल कॉज में वॉलंटियर करें। जब आप बिना कुछ मांगे वैल्यू देते हैं तो सामने वाला आपको नोटिस करता है। फिर कुछ समय बाद जब एक हल्का सा कनेक्शन बन जाए तब इंटर्नशिप की बात की जा सकती है। और लोग नेटवर्किंग में सबसे आम गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही है, बिना कोई रिश्ता बनाए, बिना कोई वैल्यू दिए सीधे अपने मतलब की बात करना या मदद मांग लेना। नेटवर्किंग को लेन देन का सौदा समझना। ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं और टिकते नहीं। दूसरा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को याद करना। तो नेटवर्किंग में प्रगति कैसे मापें? क्या हम सही दिशा में हैं? खुद से पूछें, क्या आप नियमित रूप से नए और दिलचस्प लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप हर मुलाकात या बातचीत से पहले सोचते हैं कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं? क्या आपके रिश्ते समय के साथ गहरे हो रहे हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट लंबी नहीं हो रही? आप चाहें तो रोज एक नए व्यक्ति तक पहुंचने या किसी पुराने संपर्क को मजबूत करने का लक्ष्य भी रख सकते हैं। और इस पहले देने वाली नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आप वैल्यू देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वार्थी नहीं लगते और लोग आप पर भरोसा करते हैं। इससे सच्चे, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनते हैं, और यही रिश्ते भविष्य में अनगिनत दरवाजे खोलते हैं, अवसरों के, सीखने के और सहयोग के। तो ये थे वो 5 अहम सिद्धांत जो हमें सिर्फ बातें करने के बजाय असल में काम करने की दिशा में ले जा सकते हैं। हमने बात की 30 सेकंड रूल से एक्शन शुरू करने की, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार कर उनसे सीखने या आगे बढ़ने की, मंजिल के साथ साथ रास्ते यानी रोज की आदतों पर ध्यान देने की, दूसरों से प्रेरणा लेकर शुरुआत करने की झिझक मिटाने की, और रिश्ते बनाने के लिए पहले वैल्यू देने की। हाँ, ये सारे सिद्धांत मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो टालमटोल को तोड़ती है और हमें कर्मठ बनाती है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी का वो अगला बड़ा कदम, वो अगला बड़ा मौका शायद सिर्फ 30 सेकंड की हिम्मत के फासले पर हो। क्या आप आज वो 30 सेकंड लेने को तैयार हैं? या ये सोचिए कि कोई पिछली नाकामी सिर्फ एक घटना थी, आपकी पहचान नहीं। आप अपनी अगली कोशिश से उस कहानी को कैसे बदलेंगे? आज ही इनमें से कोई एक सिद्धांत चुनिए, कोई एक छोटा सा कदम उठाइए। जैसे अभी इसी वक्त 30 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके कोई एक काम शुरू कर दीजिए जिसे आप टाल रहे थे, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, और आज ही पता लगाइए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उन्हें क्या वैल्यू दे सकते हैं। आज हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। क्या आप इस तरह के व्यवहारिक और एक्शन ओरिएंटेड विषयों पर और चर्चा सुनना चाहेंगे? अपने विचार और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।